हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू गुजरात और वेलकम टू अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेस पे। अहमदाबाद से धुलेरा को ट्रेवल करने के लिए एक ब्रांड न्यू NHAI ने एक्सप्रेसवे बनाया है और उसी एक्सप्रेसवे का आज जो आपको अपडेट दिखाने वाला हूं, ये अपडेट इससे पहले आपको देखने को नहीं मिला है। और वो इसलिए क्योंकि आज इस पूरे एक्सप्रेसवे को एंड टू एंड ट्रेवल करने वाला हूं और इस पूरे 110 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पे ये दिखाऊंगा कि भाई कितना कुछ काम इस पे हो चुका है और कितना कुछ रह चुका है। आज जो स्टार्ट कर रहा हूं ये धुलेरा वाले साइड, भावनगर वाले साइड से स्टार्ट करके आपको अहमदाबाद तक लेकर चलने वाला हूं। अहमदाबाद और धुलेरा के बीच में कनेक्टिंग के लिए ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जो कि 110 किलोमीटर लंबा ये पूरा एक्सप्रेसवे होने वाला है दोस्तों। 4 पैकेज में इसको डिवाइड किया है। पैकेज 1, 2, 3 होने वाला है 8 लेन का, 4 लेन ईस्ट साइड। यहीं से स्टार्ट होता है ये अहमदाबाद में। ये है अहमदाबाद का साउथ एंड, जहां पर सरदार पटेल रिंग रोड से ये स्टार्ट होता है एक्सप्रेसवे और ये आगे जाएगा धुलेरा को। अब आप पूछोगे भाई ये धुलेरा क्या है, तो धुलेरा भाई एक नई ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। अपनी भारत की पहली वो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी होगी जो कि 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और उसी स्मार्ट सिटी को कनेक्ट करने के लिए अहमदाबाद से ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। वैसे धुलेरा में एयरपोर्ट भी बन रहा है, धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहां पर मेट्रो भी बनेगा, वहां पर फ्यूचर में आपको मोनोरेल भी दिखेगी। लेकिन अभी फिलहाल उस धुलेरा सिटी को कनेक्ट करने के लिए आपको एक कनेक्टिंग पॉइंट तो चाहिए, क्योंकि जो लोग देश के कोने कोने से आते हैं तो वो अहमदाबाद तक तो एयरपोर्ट तक तो आ जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है अहमदाबाद का। अहमदाबाद से धुलेरा जाने में भी फिलहाल 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। तो इस एक्सप्रेसवे को बनाने का मेन मकसद यही था कि अहमदाबाद से धुलेरा जाने का हमारा आपका जो टाइम है वो कम हो सके और इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद आप महज 1 घंटे में अहमदाबाद से धुलेरा ट्रेवल कर सकते हैं। और इस एक्सप्रेसवे पे जो स्पीड लिमिट है दोस्तों वो है 120 किलोमीटर प्रति घंटे का और आपको 4 लेन ईस्ट साइड मिलेगा। फिलहाल जिस दिन से ये स्टार्ट होगा, फ्यूचर में इसको एक्सपेंड भी किया जा सकता है, 6 लेन ईस्ट साइड भी किया जा सकता है। इसी वजह से देखेंगे तो बीच में ये जो ग्रीन पट्टी आपको दिख रही है, जहां पर ये घास पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये एक्चुअली फ्यूचर प्लानिंग के लिए रखा गया है ताकि अगर इसमें लेन ऐड करना हुआ तो आसानी से 2-2 लेन दोनों तरफ से ऐड किया जाए, ताकि ये 6 लेन ईस्ट साइड बन जाएगा, यानी 12 लेन का पूरा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। और तो और इसे 16 लेन तक का भी किया जा सकता है। इसी वजह से दोनों तरफ इसके आपको दिखेगा कि स्पेस है, लैंड एक्वायर करके रखा है NHAI ने। तो NHAI ही इस एक्सप्रेसवे को बना रही है जो कि 110 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है और इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद धुलेरा का जो गेम है ना वो बदलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है ये एक्सप्रेसवे। और एक्सप्रेसवे जिस जिस जगह से गुजरता है उस जगह का गेम तो बदलता ही है दोस्तों। लेकिन एक चीज अगर आप नोटिस करोगे ना तो आपको नजर आएगा कि भाई एक्सप्रेसवे बनाया है बहुत अच्छा। हाँ, ये बात बता दूं कि एक्सप्रेसवे के ऊपर बाइक, 3 व्हीलर्स ये सब अलाउड नहीं है, मतलब कोई भी स्लो मूविंग व्हीकल। इनफैक्ट आपको पता ही होगा पूरे इंडिया में जितने भी एक्सप्रेसवे हैं उन पे बाइक या 3 व्हीलर स्लो मूविंग व्हीकल्स वो अलाउड है नहीं। तो इसलिए अगर आप ड्राइव करते हो तो ठीक है, आपका टाइम तो बच जाता है। लेकिन अगर कोई भी दुर्घटना हो गई, मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी होगा, तो भाई इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है बाइक का या किसी भी स्लो मूविंग व्हीकल का इंश्योरेंस कवर, अगर आप एक्सप्रेसवे पे कोई दुर्घटना होती है तो ये याद रखना। कई लोग बोलते रहते हैं, मुझे कमेंट करते रहते हैं, यार एक्सप्रेसवे पे भी स्टार्ट कर देना चाहिए, हमारे पास तो सुपर बाइक है। बाइक तो बाइक होता है ना भाई, क्योंकि बाइक की कैटेगरी जैसे आप ऑन करोगे तो फिर उसमें सारे बाइक आ जाते हैं यार। उसमें ऐसा नहीं गवर्नमेंट कर सकती कि यार सुपर वाले जा सकते हैं और नॉन वाले नहीं जा सकते हैं। भाई नॉन वाले ने कौन सा गुनाह किया है? तो इसलिए दोनों के लिए सेम रूल रखो, क्योंकि बाइक का मेन सबसे बड़ा जो रीज़न है ना नहीं अलाउ करने का, वो ये है कि 120 की स्पीड से, चाहे वो सुपर बाइक हो या नॉर्मल बाइक हो, उसको अगर कोई कार या मान लो 100 की स्पीड से कोई बस हिट करती है, भाई सर्वाइवल के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। एटलीस्ट किसी कार का कुछ होता है तो भाई ये चांसेस तो है कि चलो बंदे तो सेफ हो ही जाएंगे, डैमेज कार को होता है। लेकिन इस केस में, बाइक वाले केस में यार वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो इसलिए ये आर्ग्यूमेंट्स में पड़ना कि यार हमें अलाउ कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। अब एक और पॉइंट आता है कि यार कई बार लोग कहते हैं यार सर एक्सप्रेसवे पे ना 120 से ज़्यादा स्पीड होना चाहिए। हाँ, मैं भी मानता हूँ होना चाहिए, लेकिन पॉइंट ये है कि अपने देश में ज़्यादातर जो कार यूज़र हैं वो इस लेवल की गाड़ियां है नहीं या वो ड्राइव नहीं करते हैं जो कि 120 से ऊपर जा सके। क्योंकि यहाँ तो अपने देश में आपको पता है SUV, मिनी SUV तो पता नहीं कौन कौन सी SUV की कैटेगरी है, क्योंकि
कार मैन्युफैक्चर को ये पता है कि एसयूवी नाम से लोग खरीद रहे हैं तो हर गाड़ी को एसयूवी बोलने लग गए, लेकिन प्रॉपर एसयूवी की कैटेगरी में बहुत ही कम गाड़ियाँ आपको दिखेंगे, राइट। और ऊपर से एसयूवी, इसलिए मैंने बोला है कि एसयूवी एक ऐसी गाड़ी होती है ना भाई कि दूर तक आप देख सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट आ गया, कुछ भी आ गया तो कंट्रोल कर सकते हो। छोटी गाड़ी 120 से ऊपर गई तो उसको कंट्रोल कैसे करेगा बंदा। तो एक मेजर रीज़न ये भी है क्योंकि अपने देश में उस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो रही है गाड़ियाँ, तो जब उस लेवल की हो नहीं रही है तो भाई उससे ऊपर का स्पीड देने का फ़ायदा ही क्या है। इस वजह से जितना ये स्पीड लिमिट है ये काफ़ी है दोस्त। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ। आज से 10 साल पहले किसी को बोलते कि यार अपने देश में 120 की स्पीड से गाड़ी चलती है या चलेगी तो यकीन नहीं करता वो। इनफैक्ट आज भी अगर आप किसी को बोलोगे तो वो यकीन नहीं करेगा। कई ऐसी जगह हैं अपने देश में जहाँ पर अभी तक एक्सप्रेसवे गई नहीं है, तो उनको अगर आप बोलो कि यार मैं तो सिर्फ 800 किलोमीटर 8 घंटे में पहुँच जाता हूँ या 7 घंटे में पहुँच जाता हूँ या 9 घंटे में पहुँच जाता हूँ, वो कहेगा यार क्या बकवास कर रहा है ये बंदा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो सिमिलरली आने वाले कुछ टाइम में हमें और आपको देखने को मिलेगा कि भाई एक्सप्रेसवे पे स्पीड लिमिट और बढ़ता हुआ जा रहा है। यस, लेकिन फ़िलहाल हम और आप तो फ़िलहाल चल रहे हैं धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। उस इंटरचेंज के पास लेकर चलता हूँ जहाँ से हम और आप फ्यूचर में धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए, जब तक पहुँच नहीं जाता हूँ उस हिस्से को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। ये है भाई टोल प्लाज़ा और इसको पिपली टोल प्लाज़ा बोलते हैं। टोल प्लाज़ा पूरी तरीके से बनकर तैयार है, 12 लेन का ये टोल प्लाज़ा है। बट अभी क्योंकि एक्सप्रेसवे स्टार्ट नहीं हुआ है इसी वजह से अभी कोई इस पर टोल फीस देनी आपको नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपने ईयरली वाला रिचार्ज कर लिया तो कितना 15 रुपये लगेगा एक ट्रिप का आपको। बस ये जब से NHAI ने ये नया वाला निकाला ना, खासकर ये जो टोल रिचार्ज ईयरली वाला, भाई मेरे तो बहुत पैसे बचते हैं। नहीं तो दिल्ली से मुंबई आने में ही मैं तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये दे देता था ईस्ट साइड। अभी क्या है 3,000 रुपये का रिचार्ज किया था जब लास्ट टाइम मैं आया था जून के आसपास मुंबई। आपको याद होगा बुलेट ट्रेन का अपडेट भी दिया था उस समय, और अभी तक वो पूरा यूटिलाइज हुआ नहीं है जो 200 ट्रिप्स मिलते हैं। तो मतलब मेरे तो बहुत पैसे बच रहे हैं यार। वो अलग बात है कि फ्यूल में अच्छा खासा पैसा जाता है क्योंकि जब से गाड़ी अपग्रेड करी है ना भाई, ये फ्यूल को पी नहीं रही है, डकार रही है, डकार मतलब पूरा ऐसे गटक जाता है सीधा। जितना भी लो ना भाई कम पड़ता है इसको, टैंक फुल कराओ और इसमें तो ऐसे बोलने भी लग जाती है लो फ्यूल। चलो, जैसे ही पिपली टोल प्लाजा को क्रॉस करोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप कह सकते हो, और ये पॉइंट वो है जहाँ से आप धुलेरा एयरपोर्ट को जाओगे। देखो ये लिखा ना धुलेरा एयरपोर्ट लेफ्ट 1 किलोमीटर पे। याद रख लेना, पूरे धुलेरा स्मार्ट सिटी में आप कहीं पे भी रहते हो, कल को आपको आना इसी जगह पे पड़ेगा।
धुलेरा एयरपोर्ट को जाने के लिए। 2 किलोमीटर हिस्से में ये जंक्शन बनाया गया है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि इसी जंक्शन से आप जाओगे धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए एक और एक्सप्रेसवे बन रहा है। उस एक्सप्रेसवे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहीं से स्टार्ट होता है और सीधा जाकर कनेक्ट करता है इस धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर। तो जैसे कि जेवर में है ना कि जेवर में भी 10-20 फीट ऊपर एक नया अलाइनमेंट बना है जो कि सीधा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर जाता है, वैसे ही इस धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी सेम कॉन्सेप्ट है भाई कि पूरा एक ब्रांड न्यू एक्सप्रेसवे बना है जिसकी मदद से सीधा आप एयरपोर्ट को जाओगे। तो भाई पूरे धुलेरा स्मार्ट सिटी में आप कहीं पे भी रहो, आपको आना इसी पिपली जंक्शन पे पड़ेगा एयरपोर्ट जाने के लिए। और इनफैक्ट क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो दुनिया के किसी भी कोने से आप धुलेरा स्मार्ट सिटी आओगे तो इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद फिर पिपली आने के बाद ही आप धुलेरा स्मार्ट सिटी को जा पाओगे। तो ये जो पिपली डायमंड सर्कल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अगर आप इस पिपली डायमंड सर्कल के आसपास, एयरपोर्ट के आसपास निवेश करने का प्लान करो, चाहे बल्क लैंड लेना हो या प्लॉट लेना हो, तो आप इस देवनामा पे कनेक्ट कर सकते हो। और वैसे भी यार इंडिया के किसी भी कोने में आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास निवेश कर दो तो भाई वैसे भी अप्रिशिएट होता है। एंड इनफैक्ट क्योंकि यहाँ पर तो स्मार्ट सिटी भी बन रहा है, यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी, एक्सप्रेसवे बन चुका है, तो इसके आसपास निवेश करना हमेशा फ़ायदेमंद होगा। और इसी वजह से सबसे ज़्यादा लोग पिपली जंक्शन और उसके आसपास के प्रोजेक्ट में निवेश भी कर रहे हैं क्योंकि एयरपोर्ट जाना हो ना, आना तो यहीं पड़ेगा। और वैसे भी आपको पता है धुलेरा स्मार्ट सिटी 920 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आप 10 किलोमीटर दूर हो, 15 किलोमीटर दूर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, या आप सेमी कंडक्टर में क्यों ना रह रहे हो, आना यहीं पर पड़ेगा आपको। इसी वजह से टाटा के जो इंजीनियर्स ना रहते हैं यहीं पे, जो अपना ग्रीन टेक का जो ये रेसिडेंसी है 100 एकड़ का, क्योंकि ये ग्रीन टेक में जाने के लिए भी आप इसी पिपली जंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और इस ग्रीन टेक के अंदर तो टाटा ने तकरीबन 3500 रूम्स का कॉन्ट्रैक्ट किया है और ऑलमोस्ट जितने भी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं ना वो यहीं पर रहते हैं। बहुत कैलकुलेटिव डिसीजन लिया है टाटा ने ग्रीन टेक के साथ एग्रीमेंट करके, क्योंकि उनको पता है कि मेरे जो क्लाइंट्स एयरपोर्ट से आएंगे वो आएंगे तो इसी पिपली जंक्शन पे, तो भाई यहीं पास में रहेंगे तो उनका फ़ायदा भी हो जाएगा। पूरे दिन तो फैक्ट्री में नहीं रहेगा बंदा, कुछ मीटिंग करेगा, कुछ नहीं करेगा, रात को अच्छी जगह मिल जाएगी सोने के लिए। इसी वजह से ग्रीन टेक में सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो निवेश भी लोग कर रहे हैं और पिपली जंक्शन के आसपास तो कर ही रहे हैं। चलो अब आगे चलते हैं और दिखाता हूँ और कितना काम हुआ है। और इसी जगह पे रेस्टोरेंट सर्विस एरिया भी होगा, मतलब खाने पीने का जो सामान है ना वो मिलेगा इसी इंटरचेंज के पास। तो इसी वजह से ये सबसे महत्वपूर्ण इंटरचेंज बन जाता है पूरे हिस्से पे। अभी तक आपको मैंने कोई भी रेस्ट एरिया नहीं दिखाया हुआ क्योंकि रेस्ट एरिया बन ही इसी जगह पे रहा है भाई, पिपली डायमंड सर्कल के पास जी, जहाँ पर फ्यूल स्टेशन, खाने पीने का सामान, ईवी व्हीकल के लिए चार्जिंग, आपको रेस्ट करना हो भाई, वो सारी फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगी रेस्ट एरिया में, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे मिलती है ना सेम। क्योंकि ये भी जो धुलेरा एक्सप्रेसवे है ना भाई, ये भी भारतमाला परियोजना के अंतर्गत ही बनाया गया है। 110 किलोमीटर लंबा ये भी एक्सप्रेसवे, और इस एक्सप्रेसवे पे भी स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटे का है। अब क्योंकि शाम होने वाला है, मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ फास्ट ड्राइव करके थोड़ा, मतलब फास्ट इन द सेंस कि भाई ओवर स्पीडिंग तो नहीं करूँगा मैं, वो मेरे को चाहिए भी नहीं, क्योंकि ओवर स्पीडिंग वो लोग करते हैं जो पहली बार एक्सप्रेसवे पे देखते हैं या एक्साइट हो जाते हैं। आपको तो पता है आपके भाई का काम ही है ये पूरे टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करना, तो इसलिए मुझे जब बना बनाया एक्सप्रेसवे मिल जाता तो ऐसा कुछ एक्साइटमेंट होता नहीं, क्योंकि मुझे पता है बनते हुए देखा है तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती नहीं है। और बहुत सारे एक्सप्रेसवे पे ड्राइव कर चुका हूँ तो वो अंदर की एक्साइटमेंट जो है वो ख़त्म हो गई। मेरी एक्साइटमेंट तब होती है जब मैं स्लो में ड्राइव करके आराम से हर एक जगह को करता हूँ, देखता हूँ और कहता हूँ क्या बात है, यहाँ पे ये ब्रिज बनते हुए देखा था, आज देखो बन गया, कितना स्मूथ लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाई स्पीड में ये सब आप इंजॉय नहीं कर सकते हो, है ना। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आपको ये फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ, क्योंकि वो पॉइंट जो लास्ट टाइम आपको दिखाए थे कि भाई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रह रहा है, यहाँ पे नहीं रह रहा है, उस पॉइंट को आपको दिखा सकूँ। तो चलो, हमने और आपने तकरीबन 40 किलोमीटर के आसपास ड्राइव कर लिया, 60 किलोमीटर के आसपास अभी रह रहा है, तो चलो ड्राइव कर लेते हैं। 2-4-5 किलोमीटर तो ऊपर नीचे हो ही जाएगा यार, चलिए। वैसे अगर आप देखोगे तो इस एक्सप्रेसवे पे आसानी के साथ ऐड किए जा सकते हैं लेन फ्यूचर में कभी भी। यस, इसी वजह से बीच में इतना अच्छा खासा स्पेस रखा गया है। और जितने भी एक्सप्रेसवे बने ना, उन सभी में से सबसे कम टाइम में अगर ग्रीनरी कहीं पे दिखेगी तो वो यही एक्सप्रेसवे है, अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे। अब ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये याद होगा आपको लास्ट टाइम, यहाँ पर रेलवे ब्रिज ये जो डला हुआ है
उस वक्त पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था यहाँ पे। आज देखोगे तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। देखा, पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे स्टार्ट है। यस, जो मैं आपसे कह रहा था कि भाई सबसे ज़्यादा जो ग्रीनरी होगी ना वो इसी एक्सप्रेसवे पे होगी, क्योंकि इस पूरे रीजन में, इनफैक्ट गुजरात के इस वाले हिस्से पे बारिश अच्छी खासी होती है। तो ये जो पेड़ पौधे लगाए हैं ना, ये अगले 1-2 साल में आपको इतने विशाल और घने अच्छे लगेंगे कि आपको इस एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करके मज़ा आ जाएगा। बाद बाकी हिस्सों पे क्या होता है कि भाई अगर बारिश कम होती है तो यार वो पौधे उतनी तेज़ी से बढ़ नहीं पाते हैं, पेड़ बन नहीं पाते हैं फिर तेज़ी के साथ। लेकिन इस रीजन में बारिश अच्छी खासी होती है तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी नहीं। इनफैक्ट अभी तक जितना भी हिस्सा मैंने अभी तक ड्राइव किया है, सिर्फ 30 किलोमीटर हिस्सा रह रहा है, मतलब क्लोज टू हमने और आपने 80 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। इस 80 किलोमीटर्स में से कहीं भी मुझे एक्सप्रेसवे के मेन अलाइनमेंट पे काम देखने को नहीं मिला है, तो ये अच्छी बात है। और इससे ये अंदाज़ा मिल भी रहा है कि भाई कभी भी एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा, और जिस दिन स्टार्ट होगा तो फिर धुलेरा स्मार्ट सिटी को एक और नया पंख लग जाएगा। फिर प्रॉपर्टी के प्राइस तो हाई होंगे ही, प्लस कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाएगी। अभी क्या है ना, सारे लोगों को पता नहीं है तो उतने ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे ये खबर फैलती जा रही है कि हाँ भाई इस्तेमाल कर सकते हो, और एक बार इसका इनॉग्रेशन हो गया फिर तो सबको पता चल जाएगा, और फिर तो इस पर जो गाड़ियाँ दिखेंगी ना आपको, वैसे अभी कोई भी जा सकता है, आ सकता है, ऐसा कोई रोक नहीं है। ये एक अच्छा काम किया NHAI ने कि जैसे जैसे एक्सप्रेसवे बन जाता है ना भाई, उसको ओपन कर देते हैं। इनॉग्रेशन का वेट नहीं करते कि यार इनॉग्रेशन होगा उसके बाद ही हम एक्सप्रेसवे को ओपन करेंगे। जैसे कि आपने देखा हुआ होगा, द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट जो गुड़गांव वाला था उसको स्टार्ट कर दिया था, जबकि दिल्ली का पूरा पार्ट स्टार्ट हुआ भी नहीं था, तो ओपन कर दिया था। चलो कम से कम एटलीस्ट लोगों का टाइम तो सेव होगा। अब तो खैर पूरा ये स्टार्ट हो गया तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक पूरा स्टार्ट नहीं हुआ था तो उस पर भी टोल नहीं लेते थे। और आज सिमिलरली इस पर भी आपको दिखेगा कि इस पर भी कोई टोल आपको लगता नहीं है, और जब स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद ही लगेगा। ये अच्छी चीज़ है पूरे एक्सप्रेसवे पे। अगर आप देखोगे तो आज जिस दिन स्टार्ट हो जाएगा उस दिन के बाद से फिर आपको एक्सप्रेसवे के ऊपर बाइक या 3 व्हीलर्स, ऑटो, ये सब देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, हैंडओवर नहीं हुआ है, तो स्लो ड्राइविंग ही करना, खासकर रात के वक्त, क्योंकि अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है। जब तक हैंडओवर नहीं हो जाता, ओपनिंग नहीं हो जाता, तब तक ये अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है दोस्तों। मैप पे ये दिखाएगा भी नहीं, क्योंकि मैप अभी नहीं दिखाएगा वो साइट जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन हो। बेशक वो बन भी चुका हो तो भी नहीं दिखाएगा, जब तक ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं होते या ऑफिशियली इनॉग्रेट नहीं हो जाता है। तो इस पूरे हिस्से पे वही आपको देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट इस पॉइंट पे एक आपको याद होगा ट्रांसमिशन लाइन का पूरा एक सेटअप था, मतलब पावर हाउस था यहाँ पर। पावर हाउस को शिफ्ट करने का भी काम हो चुका है, और इनफैक्ट यहाँ पर लेन बनाने का भी काम हो चुका है। पावर हाउस इतना दूर शिफ्ट कर दिया ना भाई कि आपको पता भी नहीं चलता है अब तो। जो एक्सप्रेसवे का जो सबसे मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से अभी तक ये ओपन नहीं हुआ है, वो पॉइंट भी आपको अभी दिख ही जाएगा, वो जो आने वाला है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो तकरीबन जब ये 25 किलोमीटर रिमेनिंग रह जाता है तो इस पॉइंट पे ये जो ट्रांसमिशन लाइन देख रहे हो, इस ट्रांसमिशन लाइन को शिफ्ट करने का काम किया जाना था। और इनफैक्ट अच्छी बात यह है कि ये हो भी चुका है। इधर देखोगे तो ये नया ट्रांसमिशन लाइन, पीछे वाले पे वायर जो है इसके डाले जाने हैं, इस वाले पे जो नया बना है इस पे डाल दिए जा चुके हैं। और यही काम की वजह से ना ये लाइन जो है स्टार्ट नहीं थी, लेकिन अब पूरा का पूरा ये लाइन डाल दी जा चुकी है। तो अब एक और हर्डल जो था वो समाप्त होता है, मतलब कि कभी भी अब गुड न्यूज़ आने ही वाली है कि भाई एक्सप्रेसवे स्टार्ट होने वाला है। लेकिन जब तक नहीं आता है, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं धुलेरा स्मार्ट सिटी जाने के लिए, भावनगर जाने के लिए, और स्पेशली रात के वक्त, तो कार को कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि अभी इस पे रात के वक्त स्ट्रीट लाइट भी नहीं जलते हैं। क्योंकि स्ट्रीट लाइट जिस दिन से जलेगा तो भाई इनके एक्सपेंसेस होंगे,
और एक्सपेंसेस कवर किधर से होंगे भाई? टोल से, और टोल अभी ये ले नहीं रहे, तो रात के वक्त में उतना ज़्यादा विजिबिलिटी होगी नहीं, तो थोड़ा सा स्लो ड्राइविंग कीजिएगा। चलिए, एक और पॉइंट है जहाँ पर इस पर अभी एक मेजर काम हो रहा है, अगर वो हो गया होगा तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। और एक और आपको और हमें ROV मिलेगा, रेल ओवर ब्रिज। और इस पे जो दूसरा ब्रिज होने वाला था, जो कि सबसे मेजर था, ये भी रेलवे ब्रिज ही है भाई। जब ये नहीं बना था तो नीचे से हम जाया करते थे, लास्ट अपडेट में भी मैं नीचे से ही गया था इस ब्रिज के। आज देखोगे तो ये पूरा का पूरा ब्रिज रेडी है दोनों तरफ से, और इसको हम और आप इजीली ड्राइव करके निकल सकते हैं। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन तो भाई ये ब्रिज को क्रॉस करना मतलब बहुत बड़ी चुनौती थी। अभी क्योंकि नया ही बना है देखो, तो इस जगह पे मार्किंग भी अभी नहीं हुई है, लेन मार्किंग का जो काम है, लेकिन क्योंकि अच्छी बात है कि बन चुका है, तो अब सिर्फ और सिर्फ इसमें लेन मार्किंग का ही काम है जो कि रह रहा है। लेन मार्किंग कर देंगे और उसके बाद एक्सप्रेसवे का ये पार्ट भी स्टार्ट हो गया। नहीं तो अभी कुछ दिनों तक हम लोग घूम के आया करते थे पूरा, तो इस पूरे हिस्से पे नया लेन मार्किंग करके और फिर एक्सप्रेसवे का पार्ट रेडी। यस, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे जो है ये अब रेडी हो चुका है दोस्तों। ये अपडेट देखने के बाद आपको मज़ा तो आया ही होगा। अब अहमदाबाद से धुलेरा और धुलेरा से अहमदाबाद करना और आसान हो गया है, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो और भी आसान होता जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, टाटा सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगी। तो धुलेरा स्मार्ट सिटी को डेवलप करने में ये एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट जो बनाया जा रहा है, या फिर टाटा की सेमीकंडक्टर की जो फैक्ट्री है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। और उसी एक बहुत ही मेजर बदलाव को हम और आप होते हुए देख भी पा रहे हैं। आई एम श्योर कि इस एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करके आपको मज़ा आया होगा भाई। और एक्सप्रेसवे के पैरेलल में ये जो फ्लावर्स लगाए हैं, इनकी तो क्या ही बात कहूँ, इनको देखकर तो और भी मज़ा आता है। यस, तो अगर आपको आनंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना, हाइप ज़रूर कर देना। तो चलिए, यहीं से अहमदाबाद में ये स्टार्ट होता है, और जब धुलेरा की तरफ से आते हैं तो यहीं पे ये समाप्त हो जाता है। इसी वजह से इस पर लिखा गया है धन्यवाद, प्लीज़ विजिट अगेन। तो धन्यवाद आपका भी, आप भी विजिट अगेन कीजिएगा RS लाइव पे जब नेक्स्ट अपडेट आएगा। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और ये एक्सप्रेस पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट धुलेरा स्मार्ट सिटी को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे, और उसी योगदान को हम और आप देख भी रहे हैं और देखते भी रहेंगे जब तक पूरा धुलेरा स्मार्ट सिटी बन नहीं जाता है। फिलहाल हम और आप पहुंच चुके हैं अहमदाबाद, और अहमदाबाद में आपका स्वागत है। स्टार्ट धुलेरा से किया था और एंड अहमदाबाद में कर रहे हैं। चलिए, वो दिन दूर नहीं जब हम और आप अहमदाबाद एयरपोर्ट नहीं, सीधा धुलेरा एयरपोर्ट आएंगे, और वो जब तक बनेगा नहीं तब तक मैं आपको दिखाता रहूँगा। और अगर आप धुलेरा स्मार्ट सिटी में प्लान कर रहे हो निवेश करने का, तो इस दिए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हो। आज के लिए तो बस इतना ही।